आज हम ऑप एम्प स्टार्ट करते हैं। और जो एम्पलीफायर मैं अब तक पढ़ा चुका आपको, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ नहीं होते। उसमें से सिर्फ मैंने आपको एक ही बताया था, डायरेक्ट कपलिंग जो यूज़ होती है वो डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी अपनी बहुत सी लिमिटेशन है कि उसके अंदर जो एक स्टेज है वो दूसरी स्टेज को इंटरफेयर करती है। डीसी कपलिंग मीन्स डीसी सिग्नल है वो दूसरे को इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर करने का मीनिंग क्या है कि वो उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, लेकिन जब हम ओप एम्प की बात करें तो ओप एम्प स्पेशली डिजाइन किया गया है। सबसे पहले तो ये बात आती है ओप एम्प क्यों बोलते हैं इसको। ओप एम्प मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस एम्पलीफायर इज यूज टू रियलाइज डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को रियलाइज करने के लिए यूज होता है। तो ऑप एम्प मीन्स क्या समझते हैं आप कि डिफरेंट ऑप एम्प ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, लॉग, एंटी लॉग वगैरह, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब को रियलाइज करने के लिए ऑप एम्प्स यूज होते हैं। इसलिए दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। दूसरा जो चीज़ मैंने बताई थी कि इसकी एक बहुत अच्छी लिमिटेशन, एडवांटेज ये है, बहुत अच्छी एडवांटेज ये है कि इसके अंदर इसको हम डीसी पर भी यूज़ कर सकते हैं। डीसी पर यूज़ कर सकते हैं वो कैसे, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ठीक है, करूँगा मैं अभी आपको, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। op amp has non inverting input, एन इन्वर्टिंग इनपुट एंड ए सिंगल एंडेड आउटपुट। एक इसमें दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और सिंगल आउटपुट होती है। दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, इस एक इनपुट टर्मिनल के ऊपर इनपुट दोगे, नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट दोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो विदाउट इन्वर्टिंग मिल जाएगी, मीन्स सेम फेज में मिलेगी। नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर दोगे तो आपको अपोजिट फेज में मिलेगी, मीन्स जैसे कॉमन एमीटर में मिलती थी अपोजिट फेज में मिलती थी, तो इस तरीके से ही आपको मिलेगी। ठीक है, यदि आप डीसी सिग्नल दोगे तो आप पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं तो आपको नेगेटिव मिलेगा, यदि आप इन्वर्टिंग में दे रहे हैं। और यदि आप नॉन इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं तो जो जिस पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं डीसी, तो आपको आउटपुट में डीसी पॉजिटिव ही मिलेगा विद एन एम्पलीफिकेशन। उसके अंदर एक एम्पलीफिकेशन होगा। एम्पलीफिकेशन कितना होगा वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर है क्या? सबसे पहले है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसके अंदर सबसे पहले होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। उसके बाद कुछ और स्टेजेस होती हैं एम्पलीफायर की, उसका गेन इंप्रूव करने के लिए एम्पलीफाइंग स्टेजेस होती हैं काफ़ी सारी। उसके बाद होता है एमीटर फुल ओवर। एमीटर फुल ओवर किसको बोलते हैं? एमीटर फुल ओवर हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं। याद करो, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? बफरिंग के लिए यूज़ होती है। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट स्टेज के ऊपर जनरली हम यूज़ करते हैं एमीटर फुल ओवर। ठीक है, एमीटर फुल ओवर या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट स्टेज के अंदर यूज़ करते हैं, आखिरी स्टेज में, सो दैट यहाँ पे जो लोड लगेगा वो इसको प्रीवियस स्टेजेस को लोडिंग इफेक्ट ना दे उसको। मीन्स जैसे ही लोड डिक्रीज, लोड रेजिस्टेंस हम डिक्रीज करने लगते हैं, या हम ये कहें कि लोड बढ़ाने लगते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इनके ऊपर लोडिंग इफेक्ट डालता है इन स्टेजेस के ऊपर। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम बफरिंग स्टेज यूज़ करते हैं, एज ए बफर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। मीन्स इसके अंदर आईसी, इसका आईसी स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ देख सकते हैं आप क्लियरली, ये आईसी स्ट्रक्चर है इसका। और इसके अंदर आप देखिए कि फर्स्ट टर्मिनल जो इसके अंदर 8 पिन्स होती हैं। फर्स्ट जो पिन है वो नल ऑफसेट होती है। सेकंड है माइनस वी इन, का मतलब है इन्वर्टिंग वोल्टेज, इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज। प्लस वी इन का मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज, इनपुट सिग्नल की बात कर रहे हैं। और ये माइनस वी ई का मतलब है ऑपरेटिंग वोल्टेज, नेगेटिव ऑपरेटिंग वोल्टेज। और ये प्लस वी सी जी का मीनिंग है पॉजिटिव ऑपरेटिंग वोल्टेज। मीन्स यहाँ दो टाइप के सिग्नल लगेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बच्चों को यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जनरली हम 3 टाइप्स की पोलैरिटी देखते हैं। 3 टाइप्स की पोलैरिटी होती है जब हम डीसी की बात करते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और एक होता है ग्राउंड टर्मिनल, और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या है कि वो ग्राउंड पोटेंशियल से अपर लेवल पे है।
और यदि मैं नेगेटिव सिग्नल की बात करूं तो वो ग्राउंड पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे है। ग्राउंड पोटेंशियल वो है जिसको हम ये मानते हैं, ग्राउंड पोटेंशियल हम उस चीज़ को मानते हैं कि जहां हमारे ग्राउंड का, हमारी अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको हम मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे नेगेटिव साइड में कोई पोटेंशियल नहीं हो सकता। देखिए, जब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए बता देता हूँ कि जब हमने टेम्परेचर के लिए मेजरिंग सिस्टम बनाया था तो हमने क्या किया था कि भाई सबसे हाई टेम्परेचर तो जो होगा वो तो हम फायर से कहीं तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, फायर के बारे में तो हमारे साइंटिस्ट को या हमारे जो एंशियंट ह्यूमन बीइंग थे उनको बहुत पहले से पता है फायर के बारे में, और हाई टेम्परेचर के बारे में पता है। लो टेम्परेचर के अंदर जब आए तो उनको सबसे ठंडी चीज़ जो नज़र आई वो क्या नज़र आई, आइस नज़र आई। तो उन्होंने क्या किया, आइस को जीरो बोलना शुरू कर दिया। आइस को जीरो बोलने का मतलब ये है, ये नहीं है कि इससे नीचे टेम्परेचर ही नहीं होता, उससे नीचे भी टेम्परेचर पाया गया, बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए तो उससे नीचे भी टेम्परेचर था, लेकिन आइस का एक टेम्परेचर उन्होंने जीरो सेट कर दिया। लेकिन जब हम दूसरे स्केल के अंदर देखेंगे, किसी और स्केल के अंदर देखेंगे, केल्विन स्केल के अंदर देखेंगे तो आइस का टेम्परेचर जीरो नहीं है। ठीक है, वहाँ 0 डिग्री नहीं है, केल्विन के अंदर देखें तो जीरो नहीं है। तो इट मीन्स ये एक स्केल की बात है जिसने कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक रेफरेंस पॉइंट को, आइस के टेम्परेचर को जीरो मान लिया था। ऐसे ही क्या है कि ग्राउंड की बात करें तो अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको जीरो कंसिडर कर लिया, और उससे इसका मीनिंग ये नहीं है कि इससे लोअर पोटेंशियल नहीं हो सकते। अर्थ का भी तो अपना कोई पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या है कि उससे नीचे के जो पोटेंशियल है ना वो ग्राउंड पोटेंशियल होते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ जो पोटेंशियल लगाया है वो -VE और +VCC, ये दो पोटेंशियल लगाए गए हैं। फॉर एग्जांपल यदि ये 12 हो और ये -12 हो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ एक चीज़ और देखिए आप कि ये नल ऑफसेट हो गया, एक ये नल ऑफसेट, ये मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है नल ऑफसेट। दूसरा ये देखिए V आउटपुट, यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, यहाँ से इनपुट सिग्नल, यहाँ से भी इनपुट सिग्नल, इस इनपुट सिग्नल का कैरेक्टर अलग है, मीन्स इस इनपुट सिग्नल पे जो दोगे तो उसके रेफरेंस में जो आउटपुट मिलेगी वो अलग टाइप की मिलेगी। यहाँ दोगे इनपुट सिग्नल तो उसके रेफरेंस में जो आउटपुट मिलेगी अलग टाइप की मिलेगी। टाइप मीन्स क्या समझते हो आप, मीन्स उसका फेज डिफरेंस होगा। यदि यहाँ इनपुट दोगे तो यहाँ आउटपुट सेम फेज में होगी, एम्पलीफाइड होगी, जितना भी एम्पलीफिकेशन आप सेट करोगे। और यहाँ जो इनपुट दोगे तो इसके रेफरेंस में, आउटपुट के रेफरेंस में वो अपोजिट फेज में होगी। क्लियर? एक चीज़ और समझा देता हूँ, यहाँ जो नेट इनपुट अप्लाई होगी, नेट इनपुट इसके अंदर जो कंसिडर होगी वो होगी जो इसका डिफरेंस होगा। यदि मान लीजिए पोटेंशियल ज़्यादा है और इसको हम जीरो कर दें तो ये पोटेंशियल 2 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, -2 ही लगाएंगे यहाँ पे, -2 का मतलब तो ये है कि वो इन्वर्ट करके देगा। -2 नहीं बोलेंगे, यहाँ हम ये कहेंगे कि यहाँ जो भी सिग्नल देंगे उसका इन्वर्ट करके देगा। इसका मतलब ये माइनस साइन लगने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ -वोल्ट सिग्नल ही दे सकते हो, नेगेटिव सिग्नल ही दे सकते हो, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ जो सिग्नल दिया जाएगा उसको इन्वर्ट हो गए वो यहाँ मिलेगा। यहाँ प्लस साइन लगाने का मतलब ये है कि यहाँ जो सिग्नल दोगे वो सेम फेज में यहाँ मिलेगा। यहाँ आप नेगेटिव सिग्नल भी लगा सकते हो, इस टाइप में देखो नेगेटिव सिग्नल। ठीक है, तो नेगेटिव सिग्नल भी लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये माइनस और प्लस साइन सिर्फ वो शो कर रहे हैं। सिग्नल यहाँ भी आप नेगेटिव लगा सकते हो, ये तो यहाँ नेगेटिव ही मिलेगा। यहाँ सिग्नल आप पॉजिटिव भी लगा सकते हो, नेगेटिव भी लगा सकते हो, जो भी आप इनपुट लगाओगे उसके रेफरेंस में यहाँ पे अपोजिट फेज मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बताने जा रहा था कि यहाँ जो इनके ऊपर जो पोटेंशियल लगेगा उसका डिफरेंस जो होगा ना उसके रिस्पेक्ट में एम्पलीफिकेशन हो गया आउटपुट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने 2 वोल्ट लगा दिया, यहाँ आपने 1 वोल्ट लगाया, डोमिनेट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। हमेशा ये देखा जाएगा डोमिनेट कौन कर रहा है, डोमिनेट ये कर रहा है, मीन्स आउटपुट जो आएगी वो इन्वर्टेड आएगी। विद रिस्पेक्ट टू कितने के आएगी, 2 - 1 वोल्ट इनपुट कंसिडर होके जो आउटपुट आएगी उसके रेफरेंस में आएगी। मैं वोल्ट बोल रहा हूँ, इसको मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट किसी भी लेवल पे हम ले सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, आगे समझाऊंगा उस चीज़ में। इज इट क्लियर? अब देखिए ये तो इसका आईसी डायग्राम है, ये मैंने इसका क्या बना दिया, एक सिंबॉलिक डायग्राम, सिंबल बना दिया इसका।
ये 2 नंबर पिन यहाँ दिखाई गई है, 3 नंबर पिन यहाँ दिखाई गई है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 यहाँ दिखाई गई है, और यहाँ हमने प्लस VCC और यहाँ पे माइनस VE दिखाया गया है। ठीक है, इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करते हुए जब आप आगे काम करोगे तो इन टर्मिनल्स को नहीं दिखाया जाता, सिर्फ इन 2 टर्मिनल को और इस आउटपुट टर्मिनल को शो किया जाता है। वो सिर्फ ये समझने के लिए कि भाई इनपुट जो ऑपरेटिंग सिग्नल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब मैं नल ऑफसेट की बात समझा देता हूँ आपको कि नल ऑफसेट है क्या। ऑफसेट नल देखिए, ध्यान से समझना, आपने पुराने टाइम में जो वेइंग आते थे, तराजू जिसको बोलते थे, वो देखी होगी, जो बीच में से पकड़ते, एक डंडी ऊपर होती थी और बीच में से पकड़ के, और वहाँ दोनों तराजू के दोनों जो साइड्स होती थी उसके दोनों साइड समान, एक में समान रखते थे और एक के अंदर वेट्स रखते थे। ठीक है, ध्यान होगा आपको। और आजकल आटा चक्की वगैरह पे भी जाते हैं तो वहाँ दिख जाएगी आपको उस टाइप की, ऊपर एक रॉड होती है, उसके दोनों साइड दो साइड होंगी, उसके अंदर एक में वेट्स रखेंगे और एक के अंदर आटा या जो भी चीज़ आपने मेजर करना है वो रखते हैं। अब सपोज करो आपने उनको खाली छोड़ दिया, इसका मतलब वो जो रॉड है वो ऑरिजोनटल रहेगी, मीन्स वो किसी भी साइड झुकी हुई नहीं होगी, वो इक्वली ऑरिजोनटल रहेगी। यदि फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक तरफ वेट ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल एक लेफ्ट साइड में वेट ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, विदाउट एनी का, ना आपने अभी वेट रखा, ना आपने सामान रखा, कुछ भी नहीं रखा अभी आपने उसमें, लेकिन वो लेफ्ट साइड झुकी हुई है, तो आप क्या करोगे, उस डंडी के ऊपर राइट साइड के अंदर कोई आप वेट बांध दोगे। कितना वेट बांधोगे, वो इतना वेट बांधोगे कि वो बैलेंस हो जाए, कि अब वो इक्वल लेवल पे आ जाए, दोनों जो साइड्स हैं उसकी वेइंग बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल लेवल के ऊपर आ जाए, इतना वेट आप उसके ऊपर टाई करोगे। ठीक है, समझ आ गया। इमेजिन किया ना आपने कि एक वेइंग बैलेंस है जिसमें दो साइड्स होती हैं, जिसमें एक साइड में आप वेट रखते हो, एक साइड आप सामान रखते हो। उसको यदि सामान रखा ना वेट रखा तो इक्वल लेवल पे होने चाहिए। जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। बाई चांस वो एक तरफ झुकी हुई है तो सपोज करो लेफ्ट साइड में झुकी हुई है तो आप राइट साइड में वेट बांध के उसको इक्वल करोगे ताकि वो इक्वल आ जाए। अब उस चीज़ को ध्यान करो। अब देखिए कि यहाँ मैंने बताया कि जब इसका और इसका इनपुट सिग्नल सेम है, जब इसके ऊपर इनपुट सिग्नल और इसके ऊपर इनपुट सिग्नल सेम है या दोनों के ऊपर जीरो है तो उस टाइम आउटपुट जो है वो जीरो आनी चाहिए। यदि दोनों के ऊपर जीरो है तब भी आउटपुट जीरो आनी चाहिए, जब 1 है तब भी आउटपुट जीरो आनी चाहिए, जब दोनों के ऊपर 2 वोल्ट है तब भी आउटपुट जीरो आनी चाहिए। इट मीन्स क्या है कि नेट जो इनपुट अप्लाई हो रही है वो इन दोनों का डिफरेंस हो रही है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट इनपुट जाएगा और उसके रेफरेंस में आपको आउटपुट मिलेगी। सपोज करो आपने काम करना शुरू किया और आपने ये देखा कि ये यहाँ पर जब मैं इक्वल सिग्नल लगाता हूँ तो आउटपुट जीरो नहीं आ रहा। आउटपुट जीरो नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर यहाँ हम क्या करते हैं कि एक वो रियोस्टेट लगाते हैं और रियोस्टेट को लगा के इन दोनों के बीच में एक रियोस्टेट लगा देते हैं और उस रियोस्टेट को का जो बीच का टर्मिनल है वो हम कहाँ जोड़ देंगे, VCC से जोड़ देंगे। ठीक है, इस सप्लाई से जोड़ देंगे, इस सप्लाई से भी जोड़ सकते हैं, इस सप्लाई से भी जोड़ सकते हैं, किसी से भी जोड़ सकते हैं। अब वो उस रियोस्टेट को ऊपर या नीचे करके हम इसकी आउटपुट को जीरो सेट कर सकते हैं जब व्हेन सेम इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड ऑन द इनपुट टर्मिनल्स। ध्यान रखना, सेम इनपुट सिग्नल जब अप्लाइड होगा इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर, सेम इनपुट सिग्नल जब होगा उस टाइम आउटपुट जीरो सेट करनी है आपको। तो वो आप नल ऑफसेट से कर सकते हो। ठीक है, नल ऑफसेट का ये पर्पज़ होता है। तो जनरली नल ऑफसेट आप जब लैब में काम करोगे तब भी आपसे यूज़ नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारा जो वर्क है वो इतना कन्फाइंड नहीं है, मीन्स हमारा जो प्रेसाइज नहीं है, इतना प्रेसाइज वर्क नहीं है हमारा, तो इसलिए हम उसको जनरली यूज़ नहीं करवाते। लेकिन जब आप स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज़ करोगे तो आपको इसका हो सकता है यूज़ करना पड़े। इज इट क्लियर? अब ये बात तो हो गई। अब बात आती है जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर मैंने बताया वो क्या चीज़ है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम क्यों यूज़ करते हैं इसके अंदर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक स्पेशल टाइप का एम्पलीफायर है जिसके अंदर हम दो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, फेस टू फेस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस ट्रांजिस्टर की सबसे स्पेशल बात क्या होती है कि उसके अंदर हमें कपलिंग कैपेसिटर भी यूज़ नहीं करने पड़ते और हमें बाईपास कैपेसिटर भी उसमें यूज़ नहीं करने पड़ते। कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर नहीं होंगे तो ध्यान कीजिए, मैंने आपको कुछ बताया था, याद कीजिए कि मैंने जब आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताया था तो ये कहा था कि लोअर साइड में जब जाओगे तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है।
ठीक है। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आपकी आएगी तो क्या होगा, उस टाइम आपका गेन डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, लोअर साइड में जाओगे तो डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज क्यों होता था, वो इसलिए होता था कि वहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर लगे हुए थे, वो लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाई रिएक्टेंस शो करते हैं। जो हाई रिएक्टेंस शो करते हैं उसके कारण वहाँ उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लॉस होगा तो आउटपुट कम आएगी, आउटपुट कम आएगी तो गेन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर यूज़ नहीं किए। इसका मतलब क्या है, इसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, देखिए ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का पिक्चर आप देख रहे हैं। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर दो इनपुट टर्मिनल हैं और एक इनपुट टर्मिनल ये है और एक इनपुट टर्मिनल ये है। जो V2 है, यहाँ यदि ये वोल्टेज हाई है तो मैं बहुत समराइज में बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला मैं। ठीक है, यदि आपको डिटेल में करना है तो आगे मैं इसकी डिटेल्ड भी डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल हम बड़ा समराइज में करेंगे, जितनी आपको ज़रूरत है उतना करेंगे। ठीक है, तो नोट्स आपके सामने सारे क्रॉस करूंगा, आपके सामने सारे गुजारूंगा मैं। तो यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इन नोट्स को अच्छे से। तो यहाँ देखिए, ये जो वोल्टेज है, ये जो सोर्स लगा हुआ है ये इनपुट सिग्नल है, और ये जो लगा हुआ है, ये दो जो लगी हुई है ये ऑपरेटिंग वोल्टेजेस लगी हुई है। दिस एंड दिस आर द इनपुट सिग्नल्स। ये इनपुट सिग्नल और एक ये इनपुट सिग्नल है। यदि ये इनपुट सिग्नल दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट जीरो आएगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ V1 एंड V2 आर इक्वल तो आउटपुट जीरो आएगी। मान लिया जीरो नहीं, मान लिया ये इक्वल नहीं है, सपोज करो, तो इफ़ V1 इज़ ग्रेटर देन V2 तो क्या होगा, V1 ग्रेटर देन है तो जो आउटपुट होगी वो आपके फिगर में हम आपको दिखाएंगे, तो उस तरीके से आप आउटपुट देख सकते हो, वो सेम फेज में होगी। ठीक है, दैट विल बी इन द सेम फेज। और उसके बाद क्या है कि जो V2 ग्रेटर है, मान लिया ये ग्रेटर है, तो आपको क्या आउटपुट क्या होगी, उस टाइम क्या होगी, आउटपुट इन्वर्टेड होगी। अब देखिए जो अभी मैं कह रहा था आपको दिखाएंगे। अब V1 ग्रेटर देन V2 है तो आउटपुट इस तरीके की होगी। इसको मैं मानता हूँ कि आउटपुट सेम फेज में है। यदि यहाँ आपने एक सिग्नल लगाया, V1 बड़ा है V2 से, तो आउटपुट इस तरीके का है। इस टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो मैं मानूंगा कि आपकी आउटपुट इन फेज है। यदि इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि आउटपुट अपोजिट मीन्स आपने यहाँ पॉजिटिव सिग्नल दिया, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो उस टाइम यहाँ आउटपुट क्या आएगी, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। ध्यान रखना, जो यहाँ पे आउटपुट शो की गई है वो मैंने इस केस के लिए की गई है, जो यहाँ आउटपुट शो की गई है वो मैंने इस केस के लिए की है, और इस केस के लिए जो आउटपुट आएगी वो इससे अपोजिट होगी, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। इफ़ द पॉजिटिव सिग्नल इज गिवन हेयर एंड पॉजिटिव इज गिवन हेयर एंड इफ दिस सिग्नल इज लार्ज एज कम्पेयर टू दिस, यदि ये सिग्नल लार्ज है इसके कंपैरिजन में और ये पॉजिटिव सिग्नल है, तो यहाँ जो आउटपुट आएगी, यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा। मीन्स जो शो किया गया है वो ये केस किया गया है। अब आप इस केस की बात करोगे तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको शायद। अब देखिए ये यहाँ पे वेरियस इनपुट सिचुएशंस बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि हम दोनों यदि इनपुट लगा देते हैं, तो ये भी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, और जो आउटपुट है वो हम सिर्फ इसके और ग्राउंड के रेफरेंस में ले रहे हैं, हम दोनों का डिफरेंशियल नहीं ले रहे। हम यहाँ दोनों की आउटपुट डिफरेंशियल नहीं ले रहे। इसका मतलब क्या होता है, हम डिफरेंशियल आउटपुट ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू दिस ले रहे हैं। लेकिन यदि मैं आउटपुट यदि इसके रेफरेंस में ना लेके यदि ग्राउंड के रेफरेंस में लूँ, तो ये आउटपुट टर्मिनल, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मैंने दूसरा टर्मिनल यहाँ शो नहीं किया, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट होगी V1 माइनस V2। ठीक है, ए V1 माइनस V2, जो सिंबल मैंने आपको पहले दिखाया था वही सिंबल अभी यहाँ दिखाया गया। देखिए वही सिंबल दिखा चुका आपको। तो ये डिपेंड करता है, यदि V1 ग्रेटर होगा, यदि V1 इज ग्रेटर तो आउटपुट क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और यदि V2 ग्रेटर होगा तो आउटपुट नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सेकंड केस में देखिए कि यहाँ पर आपने इनपुट जो है वो यहाँ नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर लगा रखी है। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर आपने इनपुट लगाई हुई है, और जो आउटपुट है इसका मतलब क्या होगा, नॉन इन्वर्ट होके मिलेगी, आउटपुट ये मिलेगी। ठीक है, या मैं इसको सिंगल एंडेड आउटपुट कहता हूँ। ये सिंगल एंडेड आउटपुट है। सिंगल एंडेड आउटपुट में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया जाता है। ठीक है, ये है विद रिस्पेक्ट टू दिस, दूसरे के रेफरेंस में। ठीक है,
और उसके बाद क्या है, इन्वर्टिंग के ऊपर लगाओ, तो इन्वर्टिंग के ऊपर लगाओ तो क्या आएगा, इन्वर्टिंग के अंदर सिग्नल यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ सिग्नल इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू ये देखिए ये आपने ग्राउंड कर दिया, यहाँ मैंने ये ग्राउंड किया था, ठीक है। इनपुट यहाँ नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट दिए, इन्वर्टिंग ग्राउंड है, यहाँ क्या किया मैंने, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर ग्राउंड कर दिया और इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ये सिंगल एंडेड विद रिस्पेक्ट टू अदर। हाँ, ये यहाँ पर मैंने ये शो किया है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव में आउटपुट, इसको ये साइन लगाऊंगा तो यहाँ जो आउटपुट आएगी उसको माइनस के साइन के साथ लिखा जाएगा, माइनस ऑफ दिस, समझ रहे हो ना। कि यदि मैं दो वो ले लेते, 1 मिनट समझाता हूँ आपको। देखिए ये एक वायर है, इसके अंदर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, यदि मैं इसकी आउटपुट को लेता हूँ, इसकी आउटपुट यदि ये 5 पोटेंशियल पे है, दिस इज़ 5 और दिस इज़ 0, तो मैं ये क्या कहूँगा कि वी ए बी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है। यदि मैं इसको अपोजिट लिखता हूँ, वी बी ए लिखता हूँ, अपोजिट लिखता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट। क्लियर ना, कि मतलब आप हायर पोटेंशियल पे तो ये है, लेकिन आप इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो अलग लिखी जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो अलग लिखी जाएगी, डिफरेंट लिखी जाएंगे दोनों। क्लियर है ये, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आप ये देखिए कि जैसे ही आप जो इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस जब आप एक इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, देखिए वी बी, आप इसको भूल जाइए, आप वी बी वन और वी बी टू की बात कीजिए। यदि वी बी वन ज़्यादा है, ठीक है, यदि दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ हैं, दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ हैं। अब ये ज़्यादा है तो हम क्या है, इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है, और यदि ये ज़्यादा है तो हम इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये, और यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करंट इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आप इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर से लिंक्ड है। इनपुट इम्पीडेंस जो है वो जेड इन मानता हूँ मैं, ठीक है। और इनपुट, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इनपुट इम्पीडेंस तो मैंने बता दिया जेड इन, और आउटपुट इम्पीडेंस को हम जेड आउट के नाम से लिखते हैं, ठीक है। अब इनपुट बायस करंट, इनपुट बायस करंट क्या है, मीन्स इनपुट बायस करंट क्या होगा, जो आई बी वन मीन्स फर्स्ट इसके बेस पर और इसके बेस पर जितना करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों का एवरेज होगा इनपुट बायस, ठीक है। ये करंट क्या है कि ये नैनो एम्पियर की रेंज में है बीजेटी के अंदर, और पिको एम्पियर है जेफेट के अंदर। दूसरा है इनपुट ऑफसेट करंट, ये कैसे डिफाइन होता है, ये डिफरेंस है डीसी बेस करंट्स का, मीन्स आई बी वन माइनस आई बी टू। अब देखिए ये चीज़ मैंने ऑफसेट आपको बताई थी कि ऑफसेट जो है ना, मैंने जब आपको नल ऑफसेट समझाया था तब मैंने आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं, मान लिया दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं, तब क्या होगा कि आई बी वन और आई बी टू दोनों इक्वल होंगे। आई बी वन और आई बी टू जो दोनों इक्वल होंगे तो आई इन ऑफसेट 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका प्रॉपरली बैलेंस्ड है, आपका सिस्टम प्रॉपरली बैलेंस्ड है। तो मैं वहाँ जो बात कर रहा था मिसमैच की, कि वो समटाइम्स क्या होता है, अनइक्वल होता है, वो आपकी आउटपुट 0 नहीं आती, आप दोनों के ऊपर सेम इनपुट देते हो तो आउटपुट 0 नहीं आती, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है, तो कभी आपने सोचा ये, उस टाइम सोचा था आपने? उसका रीज़न मैं बताता हूँ अब आपको। देखिए यहाँ 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, और मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई 2 ट्रांजिस्टर जो जिनका नंबर भी सेम है, यहाँ जो लगाने हैं वो लगाने जिनका नंबर सेम हो, आपको वही लगाने हैं, दूसरे नहीं यूज़ करने। अब देखिए सेम तो है, सेम नंबर के तो यूज़ करने हैं हमें, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि चाहे आप कितना ही सेम नंबर का यूज़ कर लो, बिल्कुल सेम नंबर का यूज़ कर लो, कभी भी 2 ट्रांजिस्टर की बीटा सेम नहीं होता, कभी भी दोनों ट्रांजिस्टर
एकदम आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि जब आप फैब्रिकेशन करते हो, जब आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो, उस टाइम बहुत लो माइक्रो लेवल के ऊपर काम होता है। जब माइक्रो लेवल के ऊपर काम होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी उसके अंदर रह जाती है। तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम मिले, उन दोनों का बीटा सेम मिले। यदि उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक और उन दोनों का बीटा यदि सेम नहीं है तो इट मीन्स इनके अंदर सिमिलरिटी, इनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिफरेंट करंट फ्लो होगा। डिफरेंट करंट फ्लो होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ जो आपका आई इन ऑफसेट वो जीरो नहीं आएगा, जबकि आना चाहिए। जब आप यहाँ सेम सिग्नल लगा रहे हो तो यहाँ जो इन आई इन ऑफसेट आएगा वो जीरो आना चाहिए, लेकिन जैसे कि वो आइडेंटिकल नहीं है तो इसलिए वो इक्वल नहीं आएगा। अब देखिए कि उनका जो आपस में रिलेशन है, रिलेशनशिप हमने इक्वेशन जो ऊपर हमें इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन ये मिली और एक इक्वेशन हमें ये मिली, तो इन इक्वेशन से हमने इनका रिलेशनशिप निकाल दिया। चलो वो तो सारा मैथमेटिकल पार्ट है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि बेस करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, बेस करंट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप। बेस करंट कंट्रोल कर सकते हैं या रेजिस्टेंस लगा के। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इसका जो ये और ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए हो सकता है यहाँ डिफरेंट करंट फ्लो करे, यहाँ डिफरेंट करंट फ्लो करे। यदि यहाँ पर सेम वोल्टेज लगी हुई है तो भी, यहाँ सेम वोल्टेज लगी हुई है तो भी यहाँ करंट अलग फ्लो कर सकता है, यहाँ करंट अलग फ्लो कर सकता है, डिफरेंट करंट फ्लो कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ कुछ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अब आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस से करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस R1 लगा होगा तो अलग करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस R2 लगा होगा तो डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, R3 लगा होगा तो डिफरेंट करंट फ्लो करेगा। R1 R2 R3 क्या डिफरेंट वैल्यूज हैं, मीन्स हम डिफरेंट वैल्यूज का यदि रेजिस्टेंस यूज करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू है डिफरेंट, रेजिस्टेंस की वैल्यूज यूज करेंगे तो यहाँ डिफरेंट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, R1 R2 R3 आर द रेजिस्टर्स विद डिफरेंट वैल्यूज, तो यहाँ डिफरेंट करंट फ्लो करेगा। इट मीन्स यदि इनमें डिसिमिलरिटी है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो रेजिस्टेंस लगने वाले हैं वो भी हमें डिसिमिलर रखने पड़ेंगे, सो दैट कि उनको बैलेंस करके यहाँ करंट सेम फ्लो करवाया जाए। क्लियर है कि यहाँ मान लिया रेजिस्टेंस अलग, यहाँ पोटेंशियल लगा है, यहाँ करंट अलग फ्लो कर रहा है, यहाँ करंट अलग फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस इस तरीके से सेट करने पड़ेंगे कि वो इक्वल करंट क्रिएट करे आगे सर्किट के अंदर, क्योंकि इसका भी तो अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाएंगे, उस तरीके से क्या करेंगे, हम पूरा सेट ऐसे करेंगे कि नेट जो करंट फ्लो आएगा इसके अंदर, आई बी आएगा, वो सेम हो दोनों के अंदर। ठीक है, तो उससे आप नल ऑफसेट को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट ये आ गया। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जो ऑफसेट यहाँ करंट के अंदर ऑफसेट है, करंट, ये ऑफसेट करंट की बात कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि आपने सेम रेजिस्टेंस लगा दिया और मान लिया वो करंट सेम नहीं है, आपने मान लिया रेजिस्टेंस सेम लगा दिया, बेस पर रेजिस्टेंस सेम लगा हुआ है और फॉर एग्जांपल वो करंट सेम नहीं है, IB1 और IB2 जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो सेम नहीं है, तो क्या क्या होगा, फाइनली जो आपका है ना वोल्टेज की फॉर्म में वो एरर आ जाएगा। वोल्टेज की फॉर्म में आपको एरर दिखेगा, करंट की फॉर्म में तो जनरली हम बात नहीं करते इन चीज़ों की, हम वोल्टेज की फॉर्म में बात करते हैं, तो वोल्टेज की फॉर्म में वो एरर दिखेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये जो एरर आपको मिला ना, जो एरर आपको आउटपुट में दिखेगा, वो इनपुट में जो एरर आई उससे गेन से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उसका गेन 100 है और इनपुट में एरर आ गई 0.01 वोल्ट की, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 0.01 वोल्ट की एरर आ गई और 100 गेन है, तो आउटपुट में आपको जो एरर दिखेगी वो 1 वोल्ट की दिखेगी। सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आउटपुट में ऑफसेट वोल्टेज एरर आ जाएगी, उसके एक एरर्स की फॉर्म में दिखेंगे। कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, एरर V1 ये है, एरर V2 ये है, एरर V3 ये है। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट टाइप की एरर हैं, एक वोल्टेज एरर होती है, एक करंट एरर होती है और एक बायस के कारण जो डिफरेंस है उसके कारण एरर होती है। इन सब की जब मैं बात करूं तो कंबाइंड एरर आएगी, वो कंबाइंड एरर आप यहाँ देख सकते हो, वो कंबाइंड एरर होगी। ठीक है, तो ये कॉमन मोड गेन है। इसके अंदर क्या है कि कॉमन मोड गेन क्या हो, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड गेन वो होता है कि जब आपका V1 और V2
सेम है उस टाइम आपके जो एम्पलीफायर का गेन क्या है। जब V1 और V2 इक्वल है तो उस टाइम आपके एम्पलीफायर का गेन क्या है, वो होता है कॉमन मोड गेन। इट मीन्स क्या हुआ कि कॉमन मोड गेन जीरो होना चाहिए। यदि आइडियली बात करें तो कॉमन मोड गेन जीरो होना चाहिए। दोनों परफेक्टली सिमेट्रिकल है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है, और दोनों के अंदर जब जो करंट लगाएंगे हम तो वहाँ इसका मतलब क्या है, जो नेट वोल्टेज बचेगी वो जीरो बचेगी। जीरो बचेगी तो यदि V1 और V2 दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब जो आउटपुट है उस टाइम वो जीरो आनी चाहिए। इट मीन्स हम जो कॉमन मोड गेन मानते हैं वो जीरो मानते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर जनरली जो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, अब यहाँ तो जो लिखा हुआ मैथमेटिकल है सारा, लेकिन मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ, एक बिल्कुल समझने के तरीके से बता देता हूँ। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो एक एम्पलीफायर की या एक ओपैम्प की या एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, सिंपल एम्पलीफायर की नहीं बात कर रहा मैं सिर्फ डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ या ओपैम्प की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात डिफरेंशियल एम्पलीफायर या ओपैम्प में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओपैम्प का पार्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। एक्चुअली में टर्म तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की है, लेकिन जब मैं पूरे ओपैम्प की भी बात करता हूँ तो उस टाइम क्या है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज अ पार्ट ऑफ ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक हिस्सा होता है वो। तो इसलिए क्या है कि मैं ये टर्म जो CMRR बोलता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, या तो मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए बोलूँगा या मैं ओपैम्प के लिए बोलूँगा। तो वो क्या है, दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन ओपैम्प टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी कितनी है, वो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक यदि आइडियल ओपैम्प है, आइडियल ओपैम्प है या आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, उसका कॉमन मोड गेन जीरो होता है। इसका मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियली कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि आइडियली ये चीज़ जीरो होती है। ये चीज़ जीरो होगी, इसका मतलब क्या है कि द कैपेबिलिटी ऑफ ओपैम्प जिसकी हम बात करें, जिसका ये जीरो है, उसका कॉमन मोड रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी इनफाइनाइट है। वो उसको 100% रिजेक्ट कर रहा है, कॉमन मोड सिग्नल को 100% रिजेक्ट कर रहा है। यदि उसका कुछ आउटपुट में मिल रहा है तो इट मीन्स क्या है कि वो उसकी जो कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो इक्वल नहीं, वो इनफाइनाइट नहीं है, उसका कुछ पोर्शन आउटपुट में अपीयर हो रहा है, तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो लार्जर इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, बेटर इज द ओपैम्प एम्पलीफायर। जितना ये ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा। यहाँ देखिए यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो 741 ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी दिखाई थी, उसका इंटरनल डायग्राम क्या है, कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। घबराना नहीं, इसको देख के 1 बाय 1 मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ जो ये दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 और Q2, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना रहे हैं। यहाँ जो ये दिख रहा है आपको Q14 दिख रहा है, ये Q14 यहाँ बना रहा है एमिटर रेजिस्टेंस। जो आपने एमिटर रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, ये एमिटर रेजिस्टेंस बना रहा है, दोनों के लिए एमिटर रेजिस्टेंस है, इसके लिए भी इसके लिए भी। इसको टेल रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर देखिए, लोड दो टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिस्टर है वो एज ए स्विच भी काम करता है, एज ए स्विच काम करता है, या आप ये कह सकते हो जो ट्रांजिस्टर के अंदर, ट्रांजिस्टर के दो टर्मिनल के अंदर रेजिस्टेंस, इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का रेजिस्टेंस आप कंट्रोल कर सकते हो, तभी तो एम्पलीफिकेशन होता है। तो दो टर्मिनल का रेजिस्टेंस आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से इस सिग्नल को कंट्रोल करके। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये एज ए एक्टिव लोड काम कर रहा है, एक एक्टिव लोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और Q5 जो है वो एमिटर फ्लोवर की तरह काम कर रहा है। एमिटर फ्लोवर मीन्स कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एमिटर फ्लोवर की तरह काम कर रहा है ताकि इसके ऊपर लोडिंग इफेक्ट ना आए, इसके ऊपर लोडिंग ना आए, इसलिए। उसके बाद Q6 जो है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज़ किया गया है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया गया है, इसको जो यहाँ से जो एम्पलीफिकेशन मिली वो एमिटर फ्लोवर लगा के उसके बाद आगे हमने इसके अंदर दे दिया, सो दैट कि उसके अंदर फर्दर उसके अंदर एम्पलीफिकेशन की जा सके। क्योंकि मैंने कहा था कि वन स्टेज इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन, तो देयर मे बी नीड ऑफ
मैनी एम्पलीफाइंग स्टेजेस। तो उसके बाद ये आप ये समझ सकते हैं ये सेकंड स्टेज है। उसके बाद नेक्स्ट है Q9 और Q10। Q9 और जो Q10 है वो दोनों पुश पुल एम्पलीफायर बनाते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर आप शायद पढ़ा होगा आपने, पावर एम्पलीफायर्स में आता है पुश पुल एम्पलीफायर। इसके अंदर क्या होता है कि एक टाइम में एक काम करता है, दूसरे टाइम में दूसरा काम करता है, इस तरीके से। और उसके बाद क्या है कि Q11 वो एक्टिव लोड है Q6 के लिए। Q6 के लिए एक्टिव लोड है, मीन्स कलेक्टर पे लगाया तो एक्टिव लोड है, और यदि एमीटर के ऊपर लगाया है तो वो उसका एमीटर रेजिस्टेंस हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है और आउटपुट आप यहाँ से ले लेते हैं। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, इज इट क्लियर?